दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2019 का प्रीलिम्स डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका है पार्ट 3। तो 2013 से लेकर 19 तक मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, तो वो सारे लेक्चर्स ज़रूर देखना। वो देखने के बाद ही ये वाला आप लेक्चर कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो लेक्चर को पॉज करके आप इस मेरे बारे में कुछ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मी तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ टॉपिक्स मैं जनरली पढ़ाता हूँ सिनॉप्सिस आईएएस पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल, ठीक है, फुल ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च कर दिया है मैंने। उसके जनरली 80 लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए। तो ये ज़रूर आप देखना, और आप चाहे तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। कुछ लेक्चर्स इसके फ्री है यूट्यूब पे, और कुछ लेक्चर्स इसके फ्री है यूट्यूब पे, और मैक्सिमम जो लेक्चर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस पे है। आप सिनॉप्सिस आईएएस .in की वेबसाइट पर जाकर वो आप देख सकते हैं कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पेमेंट, और वो सारी चीज़ें आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा सा आज ये लेक्चर होगा, कुछ क्वेश्चंस हम बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं 2019 के पेपर में वो डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है, एलटीई और वोल्टे के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन कई बार फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एलटीई के बारे में पढ़ रहे हैं, वोल्टे के बारे में अक्सर आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे। अभी 5G आने वाली है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5G के फीचर्स जितने भी हैं, 5G क्या है और 4G और 5G के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये भी देख लेना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है 5G को लेके, इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज 5G को किस तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट करने वाली है। दीज ऑल थिंग्स इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू अंडरस्टैंड, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू लर्न। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलटी को जनरली 3G के नाम से प्रमोट किया जाता है और वोल्टे को जनरली एडवांस 3G के नाम से प्रमोट किया जाता है। तो अब चलो ठीक है, इसमें इसको अभी डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। फिर ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि एलटीई इज अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी बट वोल्टे इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपने रिलायंस का देखा होगा, तो रिलायंस जो जियो है वो वोल्टे टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ वॉइस का ही ट्रांसमिशन होता है, उसमें डेटा ट्रांसमिशन भी संभव है। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो जैसे ही हम सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करते हैं, हमारा ए या डी में से कोई एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो इसमें से अब 50-50 चांस है, आप अपना थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो ये गलत है। एलटीई को 3G के रूप में प्रमोट नहीं किया जाता है, ना ही वोल्टे को हम एडवांस 3G के रूप में प्रमोट करते हैं, बल्कि हम वोल्टे को 4G के रूप में प्रमोट करते हैं, ना कि 3G के रूप में। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत। इसका जो जवाब आ गया डेट इज़ टी, ठीक है, सिंपल। तो ये इसको इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अगले साल हो सकता है 5G के बारे में सवाल कुछ पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, किस चीज़ से संबंधित है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला है कि क्या ये बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड है, दूसरा क्या ये प्लास्टिक के रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, या ये ई वेस्ट से रिलेटेड है, या ये फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे 2018 में कम से कम 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, किससे, ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका फिर से 2019 में पूछा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो 2018 का अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ई वेस्ट से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर पे प्रिंसिपल। प्रोड्यूसर पे प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन बनाता है, तो उसकी जो मोबाइल निर्माता कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट तक रहेगी। यानी कि आपने मोबाइल बनाया, अपने कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, आपने मोबाइल बनाया, अपने कस्टमर को बेच दिया, फिर जब उसकी साइकिल ख़त्म हो गई, यानी कि अब वो फ़ोन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वापस से रिकलेक्ट करे और उसको रिसाइकल करे, ठीक है। जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसकी जिम्मेदारी को
उसकी अकाउंटेबिलिटी को सेट करना, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान है, अगर आपने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होता तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। एनीवे, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। तो पहला है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो ये गलत है। हाई कोर्ट, कई बार आपने देखा होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इनवैलिड है। कई बार आपने देखा होगा कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को निरस्त करने की बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट्स सेंट्रल लॉ द्वारा बनाए हुए कानून को इनवैलिडेट नहीं कर सकती है, कर सकती है। इफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर कॉन्ट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट्स, देन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया कैन एक्सरसाइज इट्स पावर एंड कैन डिक्लेयर दैट लॉ इनवैलिड या अल्ट्रा वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए इतना भी नहीं आता है तो ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, नो हाई कोर्ट, ठीक है, एनी सेंट्रल लॉ, तो ये कोई बात इसमें अगर आप देखें तो असर्टिव तरीके से कही जा रही है। और जब मैं कहता हूं कि जब कोई बात असर्टिव तरीके से कही जाती है तो जनरली गलत होती है। चलिए, तो पहला हो गया गलत, तो हमारे ये ए और सी ऑप्शन हो गए, हट गए। अब आता है बी और डी। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैनॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा तो है नहीं भैया, अमेंडमेंट होगा संविधान का और अगर वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या कहती है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सिंपल सी बात है। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। हमारा ऑप्शन जो सही आंसर आया वो आ गया डी। सिंपल था। ठीक है, देखिए पॉलिटी को जब भी हम पढ़ते हैं तो पॉलिटी में अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम 90% अपनी एनर्जी फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ने में लगाते हैं कि भैया कैग कितने साल तक काम करेगा, कैग की सैलरी, कैग को जो है ओथ कौन दिलाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो कितने लोकसभा के मेंबर्स वो कर सकते हैं, कितने, क्या इसमें, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 90% हमारी जो एनर्जी इंडियन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो फैक्चुअल चीज़ों को रटने में लगती है। और जबकि अगर आप पेपर देखेंगे तो 90% क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट्स पे आते हैं और मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, या मान लीजिए कि 10% ही मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके फैक्चुअल आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम एनर्जी ये फैक्चुअल चीज़ों को रटने में लग जाती है, हम कंसेप्ट्स पर ध्यान नहीं देते। कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको जब आप खूब सारे, और पॉलिटी पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पॉलिटी जब भी पढ़िए तो खूब सारे MCQ सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़े और बैठे और लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर पढ़ डाले और आपको लगा कि वो 5 चैप्टर हो गए। खूब सारे, जितने सारे MCQs आप पॉलिटी के सॉल्व करेंगे और फिर आप उसकी थियरी को वापस से रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पॉलिटी समझ पाएंगे। तो पॉलिटी को समझने का सिर्फ सिंपल तरीका है, खूब सारे MCQs सॉल्व कीजिए। अच्छी कोचिंग का कोई मॉडल पेपर उठाइए, मॉक पेपर उठाइए, वहाँ से सॉल्व कीजिए। यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व कीजिए, तब जाके आपका पॉलिटी अच्छे तरीके से कवर होगा। अगर आप ये सोचेंगे पॉलिटी के बस चैप्टर पढ़ डालता हूँ, लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर पढ़ लिए, 10 चैप्टर आज पढ़ लिए, आपका पॉलिटी हो गया, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप पढ़ेंगे फिर से कंफ्यूज होंगे और आपका मुश्किल से, अगर 20 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं तो मुश्किल से 4 क्वेश्चन ही आपको आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है उसे अपनानी है। गेटिंग इट? चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following account for the highest import in terms of value in the last 5 years? यानी कि पिछले 5 सालों में जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ को इंपोर्ट करने में लगता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है स्पाइसेस, फ्रूट्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल्स। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है,
इसका जो सही जवाब है वो है वेजिटेबल ऑयल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 17 या 18 में ऑयल सीड के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पिछले, और सेम क्वेश्चन था कि कुछ समय में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो ड्यूटी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा अगर हम किसी चीज़ को खर्च कर रहे हैं ऑयल को छोड़कर, ठीक है, ऑयल के बाद अगर हम किसी कमोडिटी में सबसे ज़्यादा पैसा इंपोर्ट के लिए खर्च कर रहे हैं तो वो है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर से इस क्वेश्चन को 2019 में रिपीट किया गया है। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले साल, पिछले साल द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 years। ठीक है, ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल भी, और अगर आपने ये सही तरीके से सॉल्व किया होता, इसके पीछे थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क रिसर्च किया होता, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये कह रहा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। आज़ादी का मतलब क्या है? तो देश में जो हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं उसका मतलब क्या है? तो पहला है, आज़ादी क्यों होती है? ताकि वी कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स। सरकार की टिरेनी, टायरेंट किसको कहते हैं? दमनकारी शासन। तो सरकार के दमन से बचने के लिए लिबर्टी जरूरी है। दूसरा है, लिबर्टी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, आपके ऊपर बेरोक टोक, आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव या लगाम आपके ऊपर ना हो, एकदम छुट्टा सांड बन जाए। तो ये भी चीज गलत है, ये भी चीज गलत है। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन फील लाइक डूइंग, कुछ भी करे, टिकटॉक पे कुछ भी बनाए, ठीक है, किसी को भी गाली गलौज करे, ये क्या लिबर्टी का मतलब है? नहीं, ये तीनों ही लिबर्टी का मतलब नहीं है। लिबर्टी का मतलब क्यों है, हमारे संविधान में लिबर्टी क्यों दी गई है? ताकि हमें आज़ादी मिले, ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सके, एक क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि मोदी जी महान है तो सब लोग बोले हाँ मोदी जी महान है, उसकी एक ऑल्टरनेट रियलिटी भी हो सके कि देश के नागरिक के पास ये अधिकार हो कि वो बोल सके भैया जीडीपी क्यों जा रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आपने कोरोना बोला था 18 दिन में हरा देंगे, लेकिन अभी तक कोरोना क्यों नहीं हुआ? आज हम 1-1 लाख केसेस क्यों कोरोना के बढ़ने लगे हैं पर डे? जब कोरोना के 200 केस थे तब आपने नेशनल लॉकडाउन लगा दिया, आज 1 लाख केस हैं तो आप लॉकडाउन हटा रहे हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन से कहा था कि सारा टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आज सारी चीजें, करप्शन, ब्लैक मनी, सब कुछ जस की तस है, दुनिया परेशान हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जनता सरकार से सवाल पूछ सके, जनता को आज़ादी होगी तभी तो आप एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, तभी तो आप अपने आप खुद को डेवलप कर पाएंगे। तो ये मतलब होता है लिबर्टी का। ठीक है, इसलिए संविधान में लिबर्टी दी गई है। तो क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, जस्टिस, ये जितने भी कीवर्ड दिए गए हैं, जस्टिस का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या क्या है, ठीक है, इक्वालिटी क्या है, ठीक है, ये जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, उसके मायने क्या क्या होते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये भी पॉलिटी का सवाल है, लेकिन ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अभी तक कोई क्वेश्चन आपको पॉलिटी में नहीं मिला होगा जो फैक्चुअल हो। मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस अगर आप देखें तो पॉलिटी के कंसेप्ट्स के ऊपर आते हैं। कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर रिजर्व बैंक का एक नया डायरेक्टिव आया है जिसमें रिजर्व बैंक स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, ठीक है, कमांड्स द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें जितने भी पेमेंट वाली कंपनियां हैं, जैसे फोन पे हो गया, चाहे पेटीएम हो गया, चाहे गूगल पे हो गया, जितनी भी, ठीक है, उनको ध्यान में रख के एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या है इसके बारे में सवाल पूछा गया है, और उस ऑर्डर को पॉपुलरली हम डेटा डिक्टेट के नाम से जानते हैं। कि इस ऑर्डर के अनुसार देयर शैल इंश्योर दैट इंटायर डेटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। ठीक है, फिर दूसरा है
दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। They shall submit the consolidated system audit report to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year। तो अब इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। देखिए, कैग का ये काम नहीं है कि पेमेंट और वो सब की ऑडिटिंग करना। ये सब प्राइवेट कंपनी अगर कुछ पेमेंट सिस्टम चला रही है तो प्राइवेट कंपनी का भी कैग ऑडिट कर सके, ये कैग के मैंडेट में नहीं आता है। तो तीसरा ऑप्शन हो गया, हट गया। और चूंकि पहला कॉमन है तो अब सेकंड वाले पर फोकस करते हैं कि दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अगर मान लीजिए पेटीएम है तो पेटीएम का जो जितना भी डेटाबेस है वो एसबीआई रखेगा, ऐसा ये कह रहा है। तो ये हो सकता है क्या? नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सेकंड और थर्ड हो गया गलत और पहला ऑप्शन हो गया सही। तो इसका जो जवाब है ए आ गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसमें तो आप देखेंगे कि इंटायर डेटा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि किसी भी स्टेटमेंट में ओनली डाल दिया तो गलत ही होगा। अरे भाई, थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं देखने की तो कोशिश करो। ठीक है, ये क्या मतलब कि पेपर चल रहा है ना, कोई ऐसा थोड़ी कि ओनली आप ऐसा आपने हर आंख बंद करके वहां पे और दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं, जिस भी ऑप्शन में ओनली दिख गया, ठीक है, वो उसको आप ऐसे काटते जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ओनली द सन। आप बोले नहीं, ओनली शब्द दिया है तो ये संभव नहीं है, ओनली दे दिया इसका मतलब गलत ही है। दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर मतलब कि पैसे से इकोनॉमी को एक बूस्ट कब, किस सूरत हाल में मनी से इकोनॉमी को फायदा होगा, ये जनरली क्वेश्चन मोटा मोटा ये कह रहा है। तो ये कब होगा? जब हम कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देंगे। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी? घट जाएगी। मनी सप्लाई घट जाएगी तो ये ऑप्शन हो गया, खत्म हो गया। फिर अगर हम सी देखें, अगर हम एसएलआर बढ़ा देंगे तो यहां पर भी क्या होगा? मनी सप्लाई घट जाएगी, ये भी गलत हो गया। फिर पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी गलत हो गया। इसका होगा आंसर इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जनता के पास जो घर में अपने बिस्तर के नीचे जब जनता पैसा दबा के बैठती है तो उस पैसे का इकोनॉमी में फ्लो बंद हो जाता है। जब वही पैसा जनता अपने घर के नीचे तहखाने में न डालकर बैंक में डालती है तो बैंक वहाँ से पैसा, उस जनता का पैसा उठाकर कहीं पर लेंडिंग करता है, किसी को लोन के रूप में देता है और उससे हो सकता है लोन के माध्यम से कोई बिजनेस चलाए। ठीक है, लोन के माध्यम से हो सकता है एमएलएज एमपीज को खरीदा जा सके। जस्ट किडिंग। ठीक है, तो इससे बेसिकली इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। तो ये होगा इसका सही जवाब। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग इट? तो यहां पर भी आपने देखा कॉमन सेंस की जरूरत थी। ये ना किसी किताब में पढ़ाया जाएगा ना किसी किताब में लिखा होगा, ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को करना होगा। ये ना मैं पढ़ा सकता हूं ना दुनिया में कोई आपको पढ़ा सकता है। गेटिंग इट? ना किसी किताब में लिखा होगा, ये आपकी खुद की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि इनमें से साइंस के फील्ड में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब चारों ऑप्शन के बारे में हमें देखना है। तो पहला है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को जोड़कर हम फंक्शनल क्रोमोसोम्स बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो अब ये पता नहीं है, चलो उसको डाउटफुल में रखते हैं। फिर पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, कि आर्टिफिशियल डीएनए हम लेबोरेटरीज में बना सकते हैं। तो मैंने जैसा क्या बताया था, मैंने बोला था कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी कुछ भी कर सकता है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी स्त्री है। ठीक है, स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये सब कुछ हो सकता है, सारे ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं।
लेकिन कैच ये है कि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, इन चारों में से कोई एक है जो गलत है। तो ये वाला तो देखिए सही लग रहा है कि हम आर्टिफिशियल डीएनए बना सकते हैं लेबोरेटरीज में। फिर डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एनिमल सेल्स कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। किसी भी जानवर से हम सेल्स निकाल के लेबोरेटरी में उसको आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको सेल डिवीजन करा सकते हैं, ये भी सही है, हो सकता है भाई, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फिर प्लांट्स से सेल निकालकर और जानवरों से सेल निकालकर हम लेबोरेटरी के पेट्री डिश में सेल डिवीजन करा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर डीएनए को रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है, इसमें सेल डिवीजन की बात की जा रही है कि लेबोरेटरी में भी संभव है कि नहीं। तो दोनों ही चीजें संभव हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अगर आज संभव नहीं है तो कल संभव हो सकती है। फिर आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाया जा सकता है लेबोरेटरीज में, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें तो सही ही सही लग रही हैं, इसमें जो कम सही लग रहा है वो है ए। कुछ तो हमें ए, क्योंकि एक तो गलत होगा ही होगा, तो ये हो गया ए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ऑप्शन ऐसे होता कि 1 2 3 4 सब सही है, तब आप चारों मार सकते थे आंख मूंद के, लेकिन चूंकि एक इसमें गलत है तो ये संभव है। देखिए अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम्स नहीं मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत बायो की नॉलेज है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम्स नहीं मिल सकते। अगर बिल्ली और डॉग के बीच में सेक्स होगा, ठीक है, तो उससे जानवर नहीं पैदा होगा, नो एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। तो कुछ भी आप, ऐसा नहीं है कि इंसान और बकरी के बीच में सेक्स हो गया तो एक कुछ पैदा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम्स को नहीं जोड़ा जा सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई नया जानवर नहीं बनेगा, हमेशा सेम स्पीसीज के क्रोमोसोम्स को जोड़कर ही कोई नया जानवर पैदा होता है, वही तभी पॉसिबल है, अलग अलग स्पीसीज के जानवर नहीं मिल सकते। अगर आपको ये पता होती बात तब तो आप आसानी से कर सकते थे, नहीं पता है तो आप ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट यहाँ पर फंडा लगाकर आप ये ए वाले पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सबसे कमजोर कड़ी यही लग रही है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 95। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी, कौन सा इसमें वेरिएबल टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल है, क्या संभव है। तो पहला है कि क्या किसी भी इंसान की लोकेशन आइडेंटिफाई की जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी यानी कि जो आजकल घड़ियां वड़ियां ये सब आ रही है, घड़ी में जीपीएस ये सारी चीजें लगी होती हैं, कि क्या किसी इंसान के स्लीप मॉनिटरिंग पैटर्न को स्टडी किया जा सकता है। हाँ कर सकते हैं। क्या अगर किसी को मूक बधिर कोई इंसान है तो उसकी मदद की जा सकती है। तो भैया वेरिएबल टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इससे सब कुछ हो सकता है। गाय कुत्ता बैल बकरी किसी को भी हवा में उड़ा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब संबित पात्रा के पास तमीज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी कि सब कुछ हो सकता है। तो डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। क्यों? तो इसके माध्यम से वी कैन डेवलप जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। ठीक है, चलो इसको डाउटफुल रखते हैं। इसके माध्यम से इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो भैया ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी फिर भी डाउटफुल रखते हैं। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। अब ये भी नहीं पता, इसको डाउटफुल रखते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि इसलिए डाउटफुल मैं रख रहा हूं क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 1 2 3 4 सही नहीं दिया गया। अगर दिया होता तब तो फिर आंख मूंद के मार देते, भैया चारों सही है, क्योंकि ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि सारे सही हैं। लेकिन कोई यूपीएससी भी आजकल चालाक हो गई है, ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाती है ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। फिर इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेसिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। तो देखिए चारों चीजें लगभग संभव है। ठीक है, जब ऐसा कोई ऑप्शन हो कि सारे ऑप्शन सही ना हो, इसमें इस चीज को ध्यान से रखिएगा, सारे ऑप्शन सही नहीं दिए। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 सब नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए जिसमें मैक्सिमम ऑप्शन दिए गए हो। तो इसमें सबसे मैक्सिमम ऑप्शन किसमें दिया है? 1 2 का 4, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो ए विल बी आवर राइट आंसर। 1 2 3 4 होता तब वो राइट आंसर हो सकता था। ठीक है,
लेकिन अगर 1 to 4 दिया है तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शंस होंगे वो वाला सही होगा, बशर्ते कि बहुत एब्सर्ड कुछ ना दे दिया गया हो। ठीक है, जैसे एब्सर्ड दे दिया गया हो कि क्या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से विराट कोहली छक्का बहुत आसानी से मार पाएंगे, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू आरएनए। ठीक है, तो वो नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, ऐसा नहीं है आंख मूंद के वहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब है अगर ये चारों ऑप्शन नहीं है तो वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शंस दिए गए हों, तो 1 to 4 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cas9 के बारे में पूछा गया है, Cas9 प्रोटीन जिसका अक्सर हम खबरों में जिक्र देखते हैं, तो ये क्या है? तो Cas9 यार इससे पहले कितनी बार ये सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये एक तरीके की मॉलिक्यूलर सीजर होती है जिसके माध्यम से हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये Cas9, इसको CRISPR9 भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है, आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखें, मॉक पेपर्स भी अगर आप कोचिंग्स के देखें तो ये अक्सर जिक्र में रहता है। तो दिस मॉलिक्यूलर सीजर है जिसके माध्यम से हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं। कहीं भी अगर मान लीजिए जीन स्ट्रक्चर है उसको बीच में हम काट के और यहाँ पे दूसरे जानवर का या दूसरे भी वो चीज़ों को लाकर दूसरा जो भी हम जीन डालना चाहते हैं इसको हटाकर ये वाला जीन यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट 2019 का पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक कोर्स लॉन्च करूँ जिस कोर्स में जितने भी 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर हों, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इस क्वेश्चन का रिसर्च करने के लिए और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको खुद करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से एक सीरीज़ लॉन्च करूँ जिसमें लगभग 400-500 टॉपिक्स हों जो बहुत इंपॉर्टेंट हो यूपीएससी के लिए, जिसमें बेसिकली वो जो टॉपिक्स होंगे 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो जो चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती हैं उसके ऊपर बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं कुछ करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। एंड इस साल के प्रीलिम्स से पहले तो नहीं उसको डालना संभव नहीं होगा, लेकिन जो लोग 2021 में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो ये जरूर करूँगा, पर कंडीशन ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि शुड आई डू इट और नॉट। और उसके अलावा जैसा कि मैं बताता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल मैंने शुरू कर दिया है और उसके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शनल रहेगा और आने वाले समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाकी के जो 2011 और 12 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं बाद में फिर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप 2013 से लेकर 19 के क्वेश्चन पेपर्स को का जो एनालिसिस है उसको अच्छे से देखना, समझना और उसको पेपर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बीच में प्रीलिम से पहले समय मिलेगा तो 11 और 12 का भी मैं पेपर डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।